पिछले क्लास में हम लोग बेटे क्या क्या कर चुके थे कंप्लीट। हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसके पहले लेंस के डिफेक्ट क्या ज्योमेट्रिकल्स को भी सॉल्व कर चुके थे। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, राइट। उसके बाद उसी में हम लोग देखे थे जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो डिस्पर्शन फिनोमेना को भी स्टडी किए थे। डिस्पर्शन फिनोमेना बेसिकली क्या होता है, डिस्पर्शन फिनोमेना में हम लोग क्या देखे थे कि ये प्रिज्म है, वाइट लाइट जब इस पे इंसिडेंट होता है, वाइट लाइट तो ड्यू टू डिस्पर्शन क्या होता है, यहाँ पर ये वाइट लाइट क्या है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। बेसिकली वाइट लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ दी 7 कलर्स, मिक्सचर ऑफ दी 7 कलर्स। तो डिस्पर्शन जब प्रिज्म से इसको पास करते हैं तो यहाँ फर्स्ट सरफेस पे क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के कारण क्या होता है, लाइट स्प्लिट कर रहा है। ड्यू टू डिस्पर्शन क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पर स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, सबसे ऊपर रेड है, नीचे है वायलेट। ऊपर रेड और वायलेट क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ दी वेव, वेवलेंथ ऑफ दी वेव, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। हम लोग क्या जानते हैं, रेड का सबसे ज्यादा है वेवलेंथ, कितना है 700 नैनोमीटर, और वायलेट का सबसे कम है वो 400 नैनोमीटर। इसके बीच में रेस्ट जो कलर्स बच गए 5 कलर्स इसी के बीच में है। इसको हम लोग और क्या करते हैं, विजिबल रे, जो मुझे आंख से दिखाई देता है उसको क्या करते हैं, विजिबल रे, राइट। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसलिए इसका डेविएशन क्या होगा, इसलिए यदि ये स्ट्रेट जाता और ये बेंड किया इधर, तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन, डेल, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो रेड वेवलेंथ ज्यादा होने का क्या हुआ, डेविएशन रेड का सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम किसका है, वायलेट का, इसलिए देखो ये रे यहाँ पर है, सबसे ज्यादा डेविएशन इसका, सबसे ज्यादा डेविएशन, राइट। तो हम लोग क्या देखते हैं स्क्रीन पर, क्या देखते हैं 7 कलर्स दिखाई देते हैं, विव ग्लो जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। VI BG, देन उसके बाद क्या है YOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं, राइट। अब इसको ये 7 कलर्स का मिक्सचर है, ये कौन आइडेंटिफाई किया था, न्यूटन साहब। न्यूटन ने क्या किया था, एक चक्री लिया था और इस चक्री पे 7 कलर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कलर कर दिया, पेंट कर दिया, किसी को रेड से कर दिया, उसके बाद ऑरेंज से कर दिया, फिर येलो, ग्रीन, किसी तरह से कोई फिक्स नहीं है पैटर्न की सीक्वेंस में हो, 7 कलर्स होना चाहिए। जब इसको इन्होंने चक्री को घुमाया, मोशन दिया, तो वाट ही उनको क्या दिखाई दिया कि व्हाइट दिखाई दे रहा है चक्री। तो उन्होंने एनालिसिस क्या किया कि व्हाइट कलर इज ए मिक्सचर ऑफ दी 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो डिस्पर्शन भी हम लोग क्या समझे थे, डिस्पर्शन बेसिकली क्या है, एक स्प्लिटिंग फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस टू प्रिज्म। यदि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से हम पास करते हैं तो क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है 7 कलर्स में। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखना है कि आपका जितने वेव हैं, ये भी नॉलेज रखना जरूरी है कि जो वेव है उसका क्या वेवलेंथ है, उसका क्या वेवलेंथ है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया रखना चाहिए आप लोग को। जैसे है देखो, यानी दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव, ये डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव।
यानी जो वेव है, वेव क्या फ्रीक्वेंसी रेंज कितना बैंडविड्थ है इससे स्पेसिफाई होता है। इससे क्या स्पेसिफाई होता है, व्हाट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहने का मतलब अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या होता है, व्हाट इज द बैंडविड्थ, BW अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। जैसे बोलते हैं ना रेडियो वेव का विविध बाती पे आपको देता है ना कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 102 मेगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव का रेंज देता है। तो रेडियो वेव का बैंडविड्थ क्या हो गया, 102 माइनस 88 कितना हो गया, 14 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ हुआ। इसी के बीच में रेडियो वेव लाइज करते हैं और इसी के बीच में जितने हैं रेडियो के कार्यक्रम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, जैसे 102 पर आप लोग बोलते हैं विविध भारती सुनाई देता है। तो बैंडविड्थ क्या हो गया, रेडियो यानी अपर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर अपर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर लोअर फ्रीक्वेंसी, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। इसी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। एक चीज और ध्यान से देखो बेटा, बहुत हाई क्लास का चीज बताने जा रहा हूं कि हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव क्यों देख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव कहने का मतलब क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी में देख रहे हो वेव का एनालिसिस। वेव का एनालिसिस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। क्या जरूरत पड़ गया, वाई नीड, जबकि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना एम्पलीट्यूड पर, ये टाइम ग्राफ रहता है, दिस इज योर टाइम ग्राफ, और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। लेकिन हम क्या एनालिसिस करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। रीजन बिहाइंड कि यहां पर जो वेव है, ध्यान से सुनने का, ये यहां जो भी वेव है ये सारे जो टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं इसको बोलते हैं रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम एनालिसिस करने का मतलब कि हम एग्जैक्ट इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट पर हम वेव का एनालिसिस कर रहे हैं। एवरी इंस्टेंट पर व्हाट इज द एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कितना है, क्या किस फ्रेम में देख रहा है, रियल टाइम में। रियल टाइम जिसको बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट, जैसे होता है टीवी पर जैसे क्रिकेट मैच होता है लाइव टेलीकास्ट, तो वो क्या है, रियल टाइम में आप देख लो। और सारे क्या है, रियल टाइम में नहीं है, पहले से रिकॉर्डिंग रहते हैं और उसको डिस्प्ले किया गया टीवी पर। लाइव वाला क्या है, रियल टाइम में एनालिसिस। रियल टाइम में एनालिसिस करना वेरी टफ वर्क। आपका आंख हर इंस्टेंट पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को पकड़ना वेरी टफ वर्क, बहुत मुश्किल काम है। आपका कोई कहेगा 10 एम्पलीट्यूड है, कोई कर सकता है 11 है, कोई कर सकता है 12 है, डिपेंड करता है उसका आंख कितना एक्यूरेट है, राइट। तो रियल टाइम एनालिसिस में किसी भी वेव का एनालिसिस करना बहुत टफ है। जिस तरह से लाइव मैच को टेलीकास्ट करना है, लाइव मैच को टेलीकास्ट करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई भी सिग्नल का एनालिसिस रियल टाइम में वेरी टफ वर्क है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते हैं। यानी जिस तरह से टीवी में आप देखते हो पहले से पिक्चर रिकॉर्ड हो गया उसके बाद दिखाया गया, तो सेम उसी तरह से रियल टाइम एनालिसिस जो है उसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेव कर लिया और उसके बाद उसका हम एग्जैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं हर पॉइंट पर। इसीलिए सारे जो डायरेक्टर में जितने वेव है फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी में बात करने का मतलब जिस तरह से न्यूज ही है, मोस्टली न्यूज क्या है, लाइव टेलीकास्ट नहीं रहता, पहले से वो रिकॉर्डिंग किया रहता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो एडिटिंग कर सकते हैं। क्यों करते हैं, मान लीजिए कहीं गलत न्यूज है या गलत मुंह से बोला जा रहा है तो उसको एडिटिंग करके अपना सेव करके फिर डिस्प्ले किए। रियल टाइम में एक बार जो गलती होगी वो दोबारा वापस नहीं हो सकता है। चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूँ रियल टाइम में, अभी जैसे क्लास क्या है ये रियल टाइम में आपका है, ये रिकॉर्डिंग रियल टाइम में, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको फिर एडिटिंग करना पड़ेगा। यदि ये लाइव टेलीकास्ट करता
इस पे कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से वेव भी है जो टाइम डोमेन, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। सारे वेव को हम लोग क्यों स्पेक्ट्रम में, कि स्पेक्ट्रम में हमको एनालिसिस करना इजी है। सारा वेव को रियल टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो जैसे क्या है, सबसे पहला यानी फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका क्या नाम है, गामा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका है गामा। तो ये स्लैब हो गया गामा का, ये स्लैब हो गया गामा का, राइट। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा का है। एक चीज और ध्यान देने की है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं 2 टर्म बता रहा हूँ, साउंड में भी 9th क्लास में आप पढ़ोगे और 8th क्लास में भी पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में C इक्वल टू न्यू लैम्डा, साउंड में पढ़े थे ना, स्पीड ऑफ द साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ, C वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ, तो भी रखो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सिंपल आप जो है आप उसको लिख दो, ठीक है। तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट, या V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है, ये फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो गामा का मैंने बोला सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इट मींस वेवलेंथ सबसे कम होगा। वेवलेंथ का नहीं मतलब एक वेव का वेवलेंथ, ये इसकी बात करते हैं, ये ना है वेव के वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है, ये इस तरह का वेव हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो गया। फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, क्लियर। वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम मतलब ये 1 साइकिल छोटा हो गया। तो गामा का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये कभी कंफ्यूजन होना चाहिए कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, राइट। जिसका रेंज है 10⁻⁻11 से इधर तरफ ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। ये शायद है 10⁻⁻, ये वेवलेंथ ही है बेटे, सॉरी ये वेवलेंथ ही शो कर रहा है, ये मीटर में ये वेवलेंथ ही है। तो कन्वर्ट कर लेंगे 3 × 10⁸ पुट करके फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेवलेंथ मालूम है। तो उसके बाद क्या है, गामा के बाद अपना आता है एक्सरे। एक्सरे जनरली हम लोग देखते हैं, सर्जरी है, जब आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे कराते हो, राइट। उसके बाद क्या है, एक्सरे बहुत डेंजरस है। अब तो मेडिकल वाले में आप जाइएगा डॉक्टर्स के पास, पहले तो वो डॉक्टर भी अपना अलग सेपरेट कैबिन बनाते हैं एक्सरे के लिए, सारा रिमोट से वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, जो एक्सरे मशीन के पास खड़े नहीं रहते हैं, सारा सेटअप करके उसका दूसरे रूम से वो रिमोट से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको कितने पेशेंट का एक्सरे लेना है। तो एक्सरे इतना हार्मफुल है आँख के लिए कि उनका आँख ही 2-3 महीने में डैमेज हो जाएगा। कभी भी आप देखो डॉक्टर्स वहाँ पर नज़दीक में नहीं जाते हैं, एक बार सेटिंग करके तब दूसरे रिमोट से वो अपना एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे हो गया, इसका रेंज है यहाँ पर आप देखो 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻10 तक एक्सरे का रेंज हो गया, ठीक है बेटे। यही क्या हो गया, बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस साइन कम होते जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। उसके बाद कौन सा रे आएगा, अल्ट्रावायलेट, यूवी। यूवी रे का एप्लीकेशन, यूवी रे का एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड में सब में यूवी रे ही है। हाँ, सोनार में भी यूवी रे, अल्ट्रा वो दूसरा है, सोनार में अलग है, उसको देख लेना होगा। दो चीज है, एक इंफ्रारेड यूज करते थे और हाँ एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो यूवी इसका रेंज क्या हो गया बेटे, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 यूवी लाइट अल्ट्रासाउंड में यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का यूवी रे का 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁹, ये मीटर में है, ये मीटर में है,
राइट। यूनिट क्या है? मीटर। और वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है। और इस टर्म फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इस टर्म इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, दोनों उल्टा है। अब उसके बाद जो मुझे आंख से दिखाई देता है वो क्या है? इसके बाद आता है इसका क्या? 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁵, यानी ये विजिबल रे जिसको बोलते हैं, विजिबल रे, जो आपका 7 कलर्स है, विब्रो, जो 7 कलर्स इसी में आ जाते हैं। इसी में आपका बी से लेकर सारे इसी के बीच में आ जाते हैं, विजिबल रे जिसको हम लोग बोलते हैं, आंख से जो दिखाई देता है। इसके इधर नहीं दिखाई दे रहा आंख से, और ना इसके बाद वाला दिखाई दे रहा आंख से। ना विजिबल रे के लेफ्ट कोई रे मुझे आंख से दिखाई दे रहा है, और ना विजिबल रे के राइट मुझे आंख से दिखाई दे रहा है। सिर्फ यह विजिबल, यह 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ वाला, इसके बाद वाला भी हम नहीं आंख से देख पाते हैं। इसके बाद अब कौन सा हो गया? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में यूज होता है। और उससे भी पहले, सॉरी, उससे पहले इंफ्रारेड, जो आपका रिमोट में इंफ्रा सेंसर, गाड़ी, खिलौने सब क्या देखते हो? इंफ्रारेड से ही। तो इसके बाद है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसके बाद इंफ्रारेड, राइट। इंफ्रारेड का साइज यहाँ पर 10⁻⁴ एक बार चेक कर लेना हुआ इसका वैल्यू। देन माइक्रो, इसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी यूज करते हैं। माइक्रोवेव ने, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, राइट। और इसका क्या हो गया? 10। और देन उसके बाद रेडियो वेव, रेडियो वेव 10⁻³ जो आपका रेडियो में सुनाई देता है, 10⁻³, 10⁻³। उसके बाद 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज हो जाता है। चलो उतना लंबा नहीं देखेंगे, फिर नॉलेज के लिए रखो। 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज के बाद गीगा आ जाता है 10⁻9 गीगाहर्ट्ज। तो इतना काफ़ी है अभी तत्काल के लिए। रेडियो वेव जो हमारे पावर 10⁻³ 10 से लेकर 10⁻³ 10 से लेकर 10⁻³ तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव। इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हाई यू आर सेइंग स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव? क्योंकि इससे हमें बैंडविड्थ मालूम चल रहा है हर वेव का, क्या बैंडविड्थ है। असली कम्युनिकेशन में तो बैंडविड्थ का ही खेला है। आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंडविड्थ को बेचती है, स्पेक्ट्रम का नीलामी होता है। जियो अपना स्पेक्ट्रम लेता है, एयरटेल अपना स्पेक्ट्रम लेता है, गवर्नमेंट का उसी से इनकम है। स्पेक्ट्रम करने में कि मुझे इस रेंज का फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, उसी बेच में मैं अपना कम्युनिकेशन करूँगा। जियो कहेगा मुझे इतना, जो जितना ज़्यादा लेगा रेंज उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा बैंडविड्थ उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, मोबाइल ऑपरेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेक्ट्रम का सेल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए। तो स्पेक्ट्रम क्या है? बैंडविड्थ। हम मेरे को इतना से इतना बैंडविड्थ दे दीजिए सारे। अब ये नहीं एयरटेल वाला अपना अलग बैंडविड्थ रखेगा, एरोप्लेन वाला जो कम्युनिकेशन करता है उनका अलग बैंडविड्थ, सारे का बैंडविड्थ जो जो कंपनी अपना परचेज करेगी उसके हिसाब से स्लॉट दे दिया जाएगा। तो बैंडविड्थ मीन्स वो क्या लेते हैं? अपना फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। इस रेंज में मेरे जितने भी ऑपरेटर्स रहेंगे इसी रेंज में सारे को हम ऑपरेट करेंगे, राइट बेटे। तो ये तो हो गया भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स के लिए सब बेसिक चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो सर ऑपरेशन में ये एक्सरे और गामा यूज होता है? एक्सरे ये यूज होता है? एक्सरे को हड्डी वाला में करते हैं। वो नहीं, वो एरोप्लेन्स वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। एरोप्लेन्स के लिए नहीं, वो सब इस रेंज में आ जाते हैं, इससे ऊपर। ये इसके ऊपर मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज वाला में जाता है। आपका देखते हो वो देता है ना 5 गीगाहर्ट्ज, 5G का मतलब 5 गीगाहर्ट्ज 10⁹ इससे आगे बढ़ो 10⁶ के बाद 10⁹, यानी पॉजिटिव में इंक्रीज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये क्या हो गया? निगेटिव में सारा है, बहुत छोटा वेव है 10⁻³ के बाद। हाँ 10⁻³ के बाद ये तो मिनिमम ऑपरेशन हो गया रेडियो वेव।
रेडियो वेव, उसके बाद टीवी का अलग रहेगा, उसके बाद गीगाहर्ट्ज, 10⁹ कम्युनिकेशन सब इसके बाद ही हो रहा है। ये सारे मेडिकल साइंस में ज़्यादा यूज हैं, चाहे एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज हैं। ये छोटा वेव रहेगा तभी तो बॉडी के अंदर आपका इंटर कर पा रहा है। ये आपका एक्सरे क्या है बताया ना, बहुत छोटा वेव है, तभी वो बॉडी के अंदर इंटर कर पा रहा है, तभी जाके आपका हड्डी का देह वो फोटो खींच के लेके आ रहा है। बड़ा वेव तो इंटर ही नहीं करेगा। और बड़ा वेव कहाँ जरूर पड़ेगा, जहाँ लंबा कम्युनिकेशन करना है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना है, तो क्या चाहिए हमें, वेवलेंथ बड़ा होना चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और शॉर्ट में छोटा फ्रीक्वेंसी, छोटा वेवलेंथ चाहिए। छोटा वेवलेंथ क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकता है, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि कहाँ पर प्लस लेंगे कहाँ पर माइनस, ये सब क्या है, छोटा वेव है। छोटा वेव करने का मतलब वेवलेंथ बहुत छोटा, तभी तो वो बॉडी के अंदर इंटर कर पाए। यानी वेवलेंथ को हम लोग किसी वे से लेते हैं, कितना दूरी तक वो जा सकता है। जितना बड़ा वेवलेंथ उतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे गीगाहर्ट्ज में बात करते हैं 10⁹ 10⁻12, राइट। तो 10⁹ तो कॉमन हो गया, क्योंकि 5G हम लोग यूज ही कर रहे हैं, राइट। ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन उससे भी ज़्यादा है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आपका 10 मेगाहर्ट्ज रेंज में ही है, मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज रेंज में है। कौन ऑप्टिकल हो रहा, ऑप्टिकल ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, हाँ ऑप्टिकल फाइबर। फिर आपका ये समुद्र के अंदर जितने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि वेवलेंथ उसका ज़्यादा गीगाहर्ट्ज में है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं आजकल। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सारे ऑप्टिकल फाइबर ही हो गए हैं टोटल, और एकदम पतला सा रेशा जैसा रहता है, एक बार उसमें हल्का भी बेंडिंग हो जाएगा सिग्नल नहीं जाएगा। अब देखो कट थोड़ा सा भी कहीं ब्रेकेज आता है तो प्रॉपर मशीन से ऑपरेट करके उसको सीधा स्ट्रेट कनेक्ट करते हैं। यदि या तो नया ही रिप्लेस कर देंगे, बीच ज्वाइंट वाला यूज ही नहीं करेंगे, थोड़ा भी बीच में ज्वाइंट रहेगा वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, आगे वेव को जाने ही नहीं देगा। सर जब वायर है तो फिर वे से क्यों जरूरत पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट हो गया ना, उसमें उसका क्या है, बहुत छोटा पतला सा। उस इलेक्ट्रॉन को कौन है बेसिकली क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बेसिकली होता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर। अब मेरी भी आवाज आपके पास पहुंच रही तो एक्चुअल में है क्या, एनर्जी का ट्रांसफर। हम भले उसको इंटरप्रेट फिर करते हैं इस तरह से, माइन्यूट लेवल पे ये चीजें होती है, वो अलग इशू। लेकिन मोटे लेवल पर क्या बात करते हैं, कोई भी चीज का एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। आपका इमेज भी है, आप जो ब्लूटूथ से भेज रहे हो, जो भी फोटो व्हाट्सएप जो भी भेज रहे हो, तो आप क्या सोचते हो वो फोटो थोड़े जा रहा है, वो फोटो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट होकर तब वो ट्रांसमिशन हो रहा, फिर वहाँ रिकवरी हो रहा है, तो ऑलवेज क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, राइट बेटे। अब चलो नेक्स्ट क्या है ये, तो हम लोग को मेनली फोकस इस विजिबल रे पे ही रखना है जो 7 कलर्स का है, लेकिन ये सारी जानकारियां रखना चाहिए, ये सारे एज ए स्टूडेंट आपको नॉलेज रखना चाहिए। अब उसी तरह से यदि दो प्रिज्म को हम उल्टा कर दें, दो प्रिज्म को उल्टा करने का मतलब इस तरह से, ये प्रिज्म लिए और एक दूसरा प्रिज्म इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वेव, यानी व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन इसमें हो क्या रहा है, देखो पहले व्हाइट लाइट इंटर किया, व्हाइट लाइट, ये क्या हो गया, यहाँ पर डिस्पर्शन होगा, स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण ही। रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या, बेंडिंग, मोटे तौर पर रिफ्रैक्शन है क्या, बेंडिंग। उसको फालतू दिमाग में बड़ा चीज नहीं रखना है।
रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड करना। बेंडिंग के कारण ही ये वेव स्प्लिट कर रहा है। ये बेंडिंग नहीं, ये प्रिज्म कर क्या रहा है? रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं ना, रिफ्रैक्शन बेंड किया। अब बेंड करते समय क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये तो व्हाइट लाइट बहुत सारे यानी डिफरेंट वेव से है, तो क्या देगा? रेड वाला अलग बेंड हो रहा है, येलो वाला अलग बेंड हो रहा है, ब्लू अलग बेंड हो रहा है, वायलेट अलग बेंड हो रहा है, सब अलग अलग बेंड होना चालू किए। पहले ये हाथ ऐसे आया, अब 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को, लेकिन ओरिजिनली पहले तो रिफ्रैक्शन ही हुआ, रिफ्रैक्शन बेंडिंग हुआ, बेंडिंग के कारण ही स्प्लिटिंग हुआ। जब बेंडिंग नहीं होता तो स्प्लिट करता कहां से? बेंडिंग होता ही नहीं तो स्प्लिट होता कहां से? जिस तरह से वाटर एक पाइप में फ्लो कर रहा है, अब इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ स्प्लिटर लगाना पड़ेगा मुझे, तभी तो डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा। तो सिमिलरली उसी तरह से इस वेव का बेंडिंग फिनोमेना होना जरूरी है। तो फर्स्ट क्या? रिफ्रैक्शन। तब हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ भाई? वेव स्प्लिट किया। क्यों? कि व्हाइट कलर इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो पहले यहां पर क्या हो गया? ये स्प्लिट कर गया एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये रेड हो गया, ये वायलेट। अब क्या हो गया? यहां से वेव निकला, इस पर फिर इंसिडेंट हुआ। अब ये क्या करेगा? फिर से ध्यान से देखो, यहां से रिफ्रैक्शन फिनोमेना और यहां के बाद फिर क्या है? सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे, ये इस तरह से, और यहां से वेव बाहर निकल गया, व्हाइट लाइट। दो प्रिज्म को यदि उल्टा कर देते हैं तो व्हाइट लाइट इंटर किया, व्हाइट लाइट बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। इसी को हम लोग रिकम्बिनेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेशन। अब एक टॉपिक बहुत अच्छा चीज समझेंगे जो कि बहुत क्लासिकल है रियल लाइट से। प्रैक्टिकली उस चीज को लोगों को समझता नहीं है, पूरा लाइट उसमें कॉन्सेप्ट ही यूज है। जितना लाइट का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हो, क्या क्या है लाइट में? पहला चीज रिफ्लैक्शन, जानते हैं बेसिक रिफ्रैक्शन। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझना चीज है, जो कि लाइट में हम लोग पढ़े हैं। तुम लोग भी शायद पढ़ी होंगे, 8th क्लास में भी था। हाँ, तो उसमें क्या होता था ये देखो, बेसिकली ये मान लेते हैं एयर एंड दिस इज योर वाटर, राइट। कोई रे इंटर किया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग टुवर्ड्स इस तरह से बेंड करेगा, नहीं वो नीचे से देखते, वाटर से एयर जाने पे इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, यानी डेंसर से रेयर में जाते समय, डेंसर से जब रेयर में जाएंगे तभी पॉसिबल होगा। देखो यहां से चले, ठीक है, आई एंगल ये बाहर निकला, डेंसर से रेयर में गए अवे, डेंसर से रेयर में गए अवे, और फिर इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, आई का वैल्यू इंक्रीज किए, फिर क्या हो गया और ज्यादा दूर भागेगा, फिर इंसिडेंट एंगल और बढ़ाए, यहां से एक इंसिडेंट आया, अब इसके पैरेलल हो गया, तो दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड, ये जो आई इक्वल टू, इसी को सी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसी को क्रिटिकल एंगल पे ही टोटल, अब ये क्या हो गया, ये वेव ये गया रे और प्लेन के पैरेलल हो गया, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्रिटिकल एंगल पर, जिस एंगल पर इंसिडेंट एंगल का आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, टोटल, इसको ये क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आई, अब आई का वैल्यू सी से जस्ट थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आप कभी कभी आप तालाब में आप जाते होंगे, जब देखते होंगे तो आपका भी पिक्चर दिखाई देता होगा पानी के अंदर, और मछली भी दिखाई देता होगा, दोनों चीज, तो वहां पर दोनों फिनोमेना हो रहा है। आपका इमेज यदि दिखाई देने वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर गया ना, जो वेव आ रहा था रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूं, मछली जो है आपका इमेज बनना, हाँ वो मेरे प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन कहलाएगा आपका प्लेन, हाँ आपका इमेज बनना रिफ्लेक्शन, और मछली का देखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
मछली का देखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। तो सेम ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग रेनबो में यूज करेंगे। रेनबो में 7 कलर्स क्यों दिखाई देता है उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्सेप्ट अभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको लिख लेंगे हम लोग। अभी क्या है उसका कॉन्सेप्ट, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेनबो कब बनता है? बारिश होने के बाद। बारिश होने के बाद ही रेनबो दिखाई देता है। तो इट मीन्स कि एयर में आपका वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे जमीन पे नहीं गिरे रहते हैं, इतने हल्के नहीं, भारी नहीं होते हैं कि जमीन पे वो गिर जाते हैं, हल्का होते हैं वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट के कारण ही सारा खेल हो रहा है, सातों कलर का दिखाई देना। और वाटर क्या कर रहा है? ड्रॉपलेट यानी पानी का बूंद, इसको मान लीजिए मैंने बना लिया, यही वाटर ड्रॉपलेट है जो एटमॉस्फेयर में। और इधर आपका उसके बाद सन उग गया, ये सन है। यहां से लाइट चला, यहां से लाइट चला, ठीक है। तो दिस वाटर ड्रॉपलेट के जो फर्स्ट सरफेस पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसको नंबर 1 मैंने डाल दिया। नंबर 1 पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा? बेंडिंग होगा। और ये लाइट कौन सा है? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट है, तो स्प्लिटिंग भी होगा। स्प्लिटिंग डिस्पर्शन के कारण 1 पर रिफ्रैक्शन, और वी कैन से सबसे बेस्ट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हुआ क्योंकि व्हाइट लाइट ले रहे हैं ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते तब बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस समझिए। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते एक ही वेव, रिफ्रैक्शन होता है। व्हाइट लाइट लिए मिक्सचर ऑफ कलर्स, क्या होगा? डिस्पर्शन होगा। मोनोक्रोमेटिक में एक ही वेव गया ना, और वो बेंड करेगा, तो वहां पर डिस्पर्शन नहीं, क्या स्प्लिट करने का, एक ही वेव ही है। तो मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा? आपका रिफ्रैक्शन होता, लेकिन यहाँ व्हाइट लाइट है तो क्या होगा? डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट है तो क्या होगा? डिस्पर्शन। तो पॉइंट 1 पर जिस सरफेस पे जब रिफ्लेक्ट टकराएगा, इस पॉइंट पर मेरा क्या होगा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। अब यहां पर क्या होगा? 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा ये, 7 कलर्स में, रेड एंड भी। अब क्या है? वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे टकराएगा, वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे टकराएगा। यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ दोनों फिनोमेना हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है। आइडियल कंडीशन क्या है कि सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज नॉट राइट। लेकिन आपको समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। 1% चांसेस है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे जो नॉर्मल है, ये आई जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये सेकेंड सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट पे जब टकराएगा रे, यहाँ पे कौन सा हो रहा है फिनोमेना? 2 पर ये नॉर्मल ड्रॉ की, ये बाहर बहुत कम ही निकल रहा है। मोस्टली क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ 2 पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 पर क्या हो रहा है? सरफेस 2 पर, इस सरफेस 2 पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत कम ही हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरे मीडियम में एयर भी वाटर से एयर में जा रहा है, राइट। तो ये क्या होगा? 7 कलर इस तरह से वापस आए, और फिर वाटर ड्रॉपलेट के फर्स्ट सरफेस से फिर टकराया, या फिर अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। ये तो टूट गया, यहाँ नहीं बोलेंगे डिस्पर्शन हो रहा है, यहाँ क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट में, थर्ड इस सरफेस पर क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉप करके रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट। अब ये 7 कलर से ये बाहर निकलेंगे। मेरा मानो यहाँ आंख है, मुझे क्या दिखाई देगा कि ये आसमान यदि इधर है तो यहाँ पर रेनबो बन रहा है, यहाँ पर रेनबो बन रहा है। ये लाइट पहुंचे तो इसको क्या दिखाई देगा? ये लाइट तो इधर से आ रहा है, हाँ, इमेजिनरी रहेगा। और आसमान में मुझे क्या दिखाई देगा? रेनबो, यहाँ पर रेड बी।
RB, और ये हमेशा सन के अपोजिट ही बनेगा। सन के सामने बनेगा तो दिखाई ही नहीं देगा रेनबो। तो हमेशा रेनबो आप देखिएगा सन के अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखा जाए फिजिक्स क्या है जो हमको समझना है। फर्स्ट सरफेस पर डिस्पर्सन वाटर ड्रॉपलेट के, सेकेंड सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड सरफेस पर थर्ड का नंबर फिर फर्स्ट पे आ गया है, इसको थर्ड पॉइंट मान लिए रिफ्रैक्शन। ये तीनों फिनोमेना होने के कारण ही रेनबो बनता है। रेनबो किसके कारण बनता है? ये तीनों फिनोमेना के कारण। पहले डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपका फिर रिफ्रैक्शन होता है। और ध्यान क्या देना है कि आपका रेनबो ऑलवेज अपोजिट टू दी सन। ये क्वेश्चन 100% पूछता है ओलंपियाड सब में, तो वो तो जरूर पूछेगा। ओलंपियाड में पूछे तो ये फिनोमेना पूछेगा कौन कौन सा हो रहा है। डिस्पर्सन हो रहा है, टोटल इंटरनल जैसे बिट दिया तो तीनों से ही होगा। यहाँ पर डिस्पर्सन भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। राइट बेटे, डायग्राम इसका बनाओ तो पढ़ देना। फिजिक्स ऐसा चीज है कि इसको जितना डेप्थ में जाओ आपको डेप्थ में इंटर करते चले जाओ। इसीलिए सारा रिसर्च देखोगे तो फिजिक्स में ही है। और सारा रिसर्च नेचर से ही है। हम लोग 2006 में किए थे एक सॉफ्टवेयर जो पहले बताया था, उसको हम लोग बेसिकली आपका कैंसर डिटेक्शन में हम लोग प्रोग्रामिंग को यूज किए थे कि अर्लियर स्टेज में कैंसर यदि हो जाता है तो हाउ टू डिटेक्ट, क्योंकि साइज उसका होता है मिलीमीटर, यानी 1.02 से लेकर 0.40 तक मिलीमीटर, बहुत छोटा साइज जो सेल को इफेक्ट करता है। तो अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट नहीं होने के कारण ही कैंसर आगे बढ़ जा रहा है, जिसको कि हम लोग डॉक्टर्स ने वहाँ चंडीगढ़ के पीजीआई से हम लोग को मेडिकल रिपोर्ट मिलते थे, क्या क्या आपका साइज क्या है क्या नहीं है, वो सारे डायग्नोसिस हो देते थे। और उसको इंजीनियरिंग में हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते थे, जिसको कि हम लोग बोलते थे पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। और आपका ये पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक था और एक एंट का था। एंट के बिहेवियर को देखकर हम लोग प्रोग्रामिंग तैयार किए थे। तो वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हम लोग डेवलप किए थे कि एंट अपना फूड को कैसे सर्च करता है। एंट को फूड को देखते हैं कि एंट क्या देखते हो, अपना स्मेल पीछे छोड़ते जाता है। कतार में सभी एंट चलती हैं, तो जहाँ उसको फूड मिलता है तो पीछे वाला को एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाता है फूड यहाँ पर है। यदि फूड नहीं मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो पाथ पे गया ही नहीं। तो उस बिहेवियर को देखकर वही सेम बिहेवियर को हम लोग कैंसर डिटेक्शन में अप्लाई किए, प्रोग्रामिंग किए। तो पूरा रिसर्च जो भी आज से नहीं पहले से ही सारे नेचर को देख के आप जितने आप पढ़ते हो, न्यूटन से लेके जितने सब देखो, नेचर पे ही साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च किया। तो एवरी रिसर्च आपके फिजिक्स में सब नेचर से होता है। राइट डाउन बेटे, डायग्राम हो गया। फर्स्ट पॉइंट, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। एक स्मॉल प्रिज्म जैसा ही काम कर रहा है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट मेरा एक प्रिज्म जैसा काम कर रहा है। प्रिज्म में भी यही काम होता था, डिस्पर्सन होता था पहले। सेकेंड पॉइंट, दे रिफ्रैक्ट and dispersion the incident sunlight they refract and disperse the incident sunlight
comma, then refract it, internally, then they reflect it internally and refracted it again हाँ, फिर से बोलता हूँ, they refracted and dispersed the incident sunlight, they refracted it internally and refract it again when it comes out